नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोविड-19 की रोकथाम को समिति का गठन है। कमेटी डेंगू पर अंकुश कभी करेगी काम। मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर बनाए गए सदस्य। देहरादून में खुले धार्मिक स्थल और मॉल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले मॉल। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे धार्मिक स्थल। कोविड-19 के दौर में सरकार को घेरने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। 7 और 8 जुलाई को होगी कांग्रेस की बैठक। डोईवाला में भी सड़कें होंगी स्मार्ट। 20 वॉल्टों के लिए स्वीकृत हुए 3 करोड़। सड़क निर्माण से उत्साहित ग्रामीण। ग्रामीण महिलाओं ने पेश की मिसाल। 3 किलोमीटर लंबी नहर की मरम्मत की सफाई। नहर की सफाई से अब खेतों में जा रहा है पानी। उत्तराखंड में अगले 5 दिन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। आज से हो सकती है भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कोविड-19 से संबंधित टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कुल 11 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, दून और श्रीनगर प्रत्येक के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता को वृद्धि के आवश्यक मशीन और उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकेगा। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के संघर्ष को धार देने उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक में आगामी 7 व 8 जुलाई को आयोजित की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि 7 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक होगी। जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को तेज करने के लिए संगठनात्मक बैठकें बुलाई हैं। 7 जुलाई को राज्य के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे उपाध्यक्ष गणों की बैठक है और 8 तारीख को हमारे महामंत्री गणों की बैठक है। क्योंकि इस समय कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, इसलिए हम पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को एक साथ नहीं बुला पा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने पहले प्रदेश उपाध्यक्ष गणों से वार्ता करेंगे, उसके बाद अगले दिन प्रदेश महामंत्रियों से बातचीत करेंगे, तमाम लोगों की राय लेंगे। राज्य भर में 6 जुलाई से हमारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के ऊपर आंदोलन है। उस आंदोलन को कैसे जन जन तक पहुंचाएं, पूरे राज्य में उसको राज्यव्यापी और असरदार बनाएं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन अगर इन शेरों की हिफाजत कुत्ते करें तो आप क्या कहेंगे? आपको ये बात सुनने में भले ही अटपटी लगी होगी, लेकिन ये बात 16 आने सच है। जी हाँ, उत्तराखंड के घने जंगलों में एक ऐसी ही जगह है जहां पर जंगलों में रह रहे खूंखार बाघों की सुरक्षा कर्मचारियों के साथ साथ कुत्ते भी कर रहे हैं। ये कुत्ते इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई शिकारी बाघों की तरफ हमला करने की सोचता भी है तो उससे पहले उस पर हमला कर देते हैं। आखिरकार क्या है इन कुत्तों की खासियत और इनके रहते हुए बाघों की सुरक्षा कवच की कहानी? देखिए इस रिपोर्ट में। बाघों की हिफाजत कर रहे कुत्ते। खूंखार बाघों की सुरक्षा में कुत्ते भी तैनात। कुत्तों को फील्ड में उतारने से पहले विशेष ट्रेनिंग। कॉर्बेट प्रशासन ने अपनाया नया तरीका। देश के तमाम जंगलों से अमूमन जंगली जानवरों के शिकार के मामले सामने आते हैं, जिसे देखते हुए अब जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों के शिकार और तस्करी को रोकने और कॉर्बेट की सुरक्षा को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने नया तरीका अपनाया है, जिसके तहत कॉर्बेट प्रशासन ने बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों को कॉर्बेट की सुरक्षा के लिए उतारा है। इसके साथ ही इन कुत्तों में जर्मन शेफर्ड के कुत्ते भी शामिल किए हैं। इन कुत्तों को फील्ड में उतारने से पहले विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि ये कुत्ते न सिर्फ जंगली जानवरों के शिकार को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं, बल्कि जंगल के भीतर जंगली जानवरों को तलाशने,
घायल जानवरों को ढूंढने के साथ ही जंगल के संवेदनशील सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। यही नहीं, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस नस्ल के 4 कुत्ते तैनात किए गए हैं, जिसमें से एक कालागढ़ टाइगर रिजर्व में है, जबकि 3 लारडांग केनाल में तैनात किया गया है। ऐसा है कि अभी कुछ सालों से हमने एक ये पहल करी है कि हम अपने यहाँ एक डॉग स्क्वाड डेवलप करने डिपार्टमेंट में, तो हमने कॉर्बेट में और राजाजी में हमने इस तरह का डॉग्स को ट्रेन कराया है और उनके साथ उनके मास्टर्स भी रखे गए हैं। ये डॉग बड़े स्पेशलाइज्ड और मेनली जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं जो लोग स्मगलिंग करते हैं उसको ये सूंघ करके ये पकड़ लेते हैं। शायद ये जो है इस तरह से ये लेके जा रहा है। कितनी बार जो क्राइम का सीन होता है, क्राइम के सीन में जो क्रिमिनल है वो तो मौका छोड़ के भाग जाता है, पर उसका जो है उसको ट्रेस करने के लिए हम इन कुत्तों को वहाँ ले जाते हैं और वहाँ ले जा कर के वो स्मेल के बेस पे फिर वो हमारी मदद करते हैं। तो ये जो इनकी ये ट्रेन डॉग्स हैं तो एक अच्छा एसेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आया है, क्योंकि इनकी जो स्मेलिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों की खास बात ये है, इस नस्ल के कुत्तों में सूंघने की विशेष क्षमता होती है। यही नहीं, ये कुत्ते लोगों की भीड़ में भी संदिग्धों की पहचान कर लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जंगल के भीतर घायल जंगली जानवरों की तलाश करने में बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्ते बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, ऐसा है कि हमें तो हर तरह से अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि हम लोग जो है इसमें जो फॉरेस्ट ऑफेंसिव है हमारे काफ़ी होते हैं, खासतौर पे पोचिंग के मामले बहुत होते हैं। तो ऐसे में ये जो है डॉग की जो हमारा यूनिट्स हैं ये बड़ी हेल्पफुल होते हैं। तो डेफिनेटली आगे को भी हम इनको रखेंगे और बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है इनमें, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर रहने का बनाना पड़ता है। इनको आम कुत्ते के साथ छोड़ा नहीं जा सकता, इनके लिए फुल टाइम इनको अटेंडेंस देना पड़ता है जो मास्टर होता है इनका। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एसडीओ केएस खाटी ने बताया कि ब्रांडी जर्मन शेफर्ड 3 डॉग्स पाले गए हैं, जो कि हमारे बस अड्डों में, रेलवे स्टेशन में, मरीन बस्तियाँ जिसमें बागड़िया आते जाते रहते हैं, उनकी गश्त और निरीक्षण किया जाता रहता है। और हमारे जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें गश्त लगातार जारी रहती है। और हमारे जो गुज्जर झाले हैं और दक्षिण सीमा के लगे गांव यूपी के अंतर्गत आते हैं जो, उनमें गश्त लगी रहती है। और अंतर्राज्यीय जो उनके साथ भी गश्त हमेशा लगातार जारी। बहरहाल अब कर्मचारियों के साथ कुत्ते की तैनाती से काफी सहूलियत मिलेगी। के न्यूज के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है,
जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाएं, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। आपका कहना है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव सिर्फ दो दलों के बीच होने वाला है, जिसमें टक्कर बीजेपी और आप के बीच रहेगी। कांग्रेस इस रेस से बाहर है। बता दें, अल्मोड़ा पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी व दिल्ली संगम विहार से विधायक दिनेश मोहनिया ने यहाँ पत्रकार वार्ता पर कहा है कि आम आदमी पार्टी बूथ को मजबूत कर दिल्ली में लगातार 3 बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। अब उसी रणनीति के तहत उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीता जाएगा, जिसके लिए अभी से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में बीजेपी और आप के बीच ही मुकाबला होगा। कांग्रेस इस मुकाबले से बाहर है। कहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है, जिससे जनता काफी नाराज है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जीतकर बीजेपी से शामिल हो रहे हैं, जिस कारण अब जनता कांग्रेस को विकल्प न मानकर आपको विकल्प मान रही है। हमारी कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी का संगठन और आम आदमी पार्टी के जो कार्यक्रम, जिस तरीके से हमने बूथों पे काम करके दिल्ली को में चुनाव एक बार नहीं बल्कि 3 बार जीते हैं, उसी प्रक्रिया को हम उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। और जहां तक आप विकल्प की बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आने वाला चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच में होने जा रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जो भी कांग्रेस के वोटर थे, वो ये देखने में आ रहा है कि इनडायरेक्ट वे में जो भी वोट है वो बीजेपी को जाता है। आज आप एक कांग्रेस के विधायक को जिताते हैं, वो 2 महीने बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और अब होने वाले टाइम में हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों ने स्विच ओवर किया है, उसको देखते हुए अब लोग कांग्रेस को वोट करने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 और डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर देवव्रत राय की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। हमारा अति संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे लद्दाख का बॉर्डर, और ऐसे समय में जब अभी कुछ दिन पहले हमारे वीर सैनिकों ने वहाँ पर अपने अप्रतिम साहस का परिचय दिया, हमारे जवान शहीद हुए और चाइना को आईना दिखाने का काम किया। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का लेह का दौरा ये बहुत ही महत्व रखता है और संदेश देने वाला है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी धार्मिक स्थल और मॉल को खोलने की कवायद शुरू कर दी है, जिस पर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है।
एएसपी सिटी श्वेता चौबे की माने तो उनका कहना है कि धार्मिक स्थल खोलना एक चुनौतीपूर्ण जरूरी है, लेकिन धार्मिक स्थलों में जो प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हीं के हिसाब से सभी ट्रस्ट को बता दिया गया है कि गाइडलाइन के अनुसार ही धार्मिक स्थल खोले जाएं। साथ ही साथ सभी थाना प्रभारी को बता दिया गया है कि धार्मिक स्थल के लिए जो गाइडलाइंस हैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उन्हें फॉलो करवाए जाएंगे। जो भी धार्मिक स्थलों पर आएंगे वह मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही हमारे एरिया के मॉल से ही कमेटी वाले हैं उनको भी बता दिया गया है कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करेंगे। सभी को निर्देशित किया गया है यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, चुनौतीपूर्वक तो है ही। धार्मिक स्थलों में भी जो हमारे को प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं उसके हिसाब से इनके कमेटी जो इनके ट्रस्ट वगैरह हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं हम। सभी थाना प्रभारियों को बता दिया गया है कि जो गाइडलाइंस में दिया है जो धार्मिक स्थल के लिए सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की जो परमिशन है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करवाएं। जो भी आएंगे वो मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है वो उस मंदिर के ट्रस्ट वगैरह या जो भी धार्मिक स्थल है उसके ट्रस्ट कमेटी वालों को इंश्योर करवानी पड़ेगी। इस संबंध में लगातार जो है सीओ स्तर से भी और थाना प्रभारियों के भी स्तर से उनके क्षेत्रांतर्गत लगातार उनसे बात हो रही है, मीटिंग भी हो रही है। खबर चमोली से है जहां सोशल मीडिया में नगर पालिका कर्णप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर नगर पालिका कर्णप्रयाग की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण की शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। तहसील प्रशासन द्वारा नायब तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी व पालिका के ईओ अंकित राणा के नेतृत्व में अवैध तरीके से कर्णप्रयाग में किए गए कब्जे हटाने के लिए मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे करने वालों को सख्त हिदायत देने के बाद कब्जा हटाने की शुरुआत करी गई। वहीं मौके पर पालिका व तहसील प्रशासन द्वारा लोगों को सख्त हिदायत देने के साथ कब्जा हटवा दिया गया। हम लोगों को सूचना मिली थी कि नगर पालिका की जमीन पर एक अतिक्रमण किया जा रहा है जिस पर कुछ मंदिर के ढांचे बनाए गए हैं। तो एसडीएम सर के निर्देशन में तथा तहसीलदार सर के निर्देशन में हम लोगों ने ईओ नगर पालिका की एक टीम गठित की तथा वहां पर संबंधित जो कर रहे थे अतिक्रमण उस महिला से और उनके बच्चों से बात की गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि हम 3 दिन के अंदर इस ढांचे को स्वतः ही हटा देंगे। तो 3 दिन का उनको समय दिया गया है और अगर 3 दिन में वो नहीं हटाते तो जो भी तय कार्रवाई है उसके बाद वो की जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. हम आप संग अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा जोईवाला ने नागल बुलंदा वाला ग्राम पंचायत के किशनपुर ग्रांट गांव की महिलाओं ने खुद की श्रमदान करके क्षेत्र में पड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी नहर की मरम्मत करके सफाई करके अपनी खेतों तक पानी पहुंचाया और खेतों की सिंचाई की है। वन विभाग से परमिशन न मिलने के कारण इस सिंचाई नहर की मरम्मत नहीं हो पाने से नहर खंडर बन गई थी। किशनपुर ग्रांट गांव की ज्यादातर महिलाओं के पति भारतीय सेना में तैनात हैं और देश की सुरक्षा में हैं। लंबे समय से
गांव की महिलाओं की शासन प्रशासन से मांग थी कि सिंचाई नहर को बनाकर उन्हें राहत दी जाए ताकि खेती बाड़ी करने में आसानी हो जाए, लेकिन जब शासन प्रशासन से लोगों ने किशनपुर ग्रांड के गांव की इन महिलाओं की मांग पूरी नहीं हुई तो इन महिलाओं ने खुद ही मेहनत करते हुए श्रमदान करके 3 किलोमीटर नहर को सुधार करके सफाई कर डाली और पानी को अपने खेतों तक पहुंचा दिया। अब सवाल यही उठता है कि क्या सरकार इस गांव के किसानों की सुध लेकर इस नहर को पुल निर्माण नहीं करा सकती थी, क्योंकि इस वन क्षेत्र में खतरनाक जंगली जानवरों का खतरा हर समय रहता है। लेकिन इसके बाद भी महिलाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सिंचाई नहर का निर्माण करवा करके सरकार के लिए आईना दिखाया है। डोईवाला नगर क्षेत्र की सभी सड़कों की हालत जहां सुधरेगी तो वहीं नवीनीकरण होने से नगर का विकास होगा। 3,10,00,000 रुपए स्वीकृत होने के से नगर क्षेत्रों की सड़कें स्मार्ट की जाएंगी, जिसके लिए नगर पालिका प्रशासन ने सभी 20 वार्डों में सड़कों का नवीनीकरण शुरू करा दिया है। नगर क्षेत्र के लोगों ने इस सड़क निर्माण से जहां उत्साह का माहौल है तो सड़क और नगर पालिका प्रशासन का आभार भी जता रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका बनने के बाद तमाम ग्रामीण क्षेत्र डोईवाला नगर से जुड़ जाएंगे, जिसके बाद से इन सड़कों के नवीनीकरण की मांग उठ पा रही थी। अब स्थापना मत से सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं राज्य सरकार भी सड़कों के साथ ही पटरी बनाने के धनराशि उपलब्ध करवा रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय चौहान ने बताया है कि नगर क्षेत्र के सभी 20 वार्डों की सड़कों को उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। हर वार्ड की सड़क को बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे नगर क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। का बृहद रूप से एक्सटेंशन हुआ है, जो सीमा के अंतर्गत हमारे 7 वार्ड थे पहले, अब वही बढ़कर हमारे 20 वार्ड हो गए। 20 वार्ड में से बहुत सारे नए क्षेत्र आए हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ भी हमारे वार्ड मेंबर्स ने अपने अपने प्रस्ताव दिए थे, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने बोर्ड में रखा और बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है हमने जो भी योजना भेजी थी उसके तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1,24,00,000 अवस्थापना से हमको प्राप्त हुआ है। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़े से पिछले 4 दिनों से लापता युवक की लाश गांव के ही नाले में मिल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, तो वहीं मामले में जांच शुरू कर दी है। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़े निवासी कुलदीप सिंह बीते 29 जून की शाम से घर से लापता थे। परिजन ने तमाम संभावित स्थानों पर तलाश की थी, उसके बाद भी सूचना पैगा पुलिस को अगले दिन दी थी। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि युवक की हत्या करी गई है। हमारे पास 30 तारीख को एक सूचना आई थी जिसमें कुलदीप सिंह नामक एक युवक जो 24 वर्षीय था, ये बरखेड़ी का रहने वाला था थाना आईटीआई में। ये अचानक जो है गुम हो गया था 29 की रात को। इस पर हमारे द्वारा आईटीआई थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज की थी। उनके पिता की सीमांत खटीमा के आंगनवाड़ी केंद्रों पर घटिया सामग्री वितरण को लेकर आ रही शिकायतों पर ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने ब्लॉक सभागार में सुपरवाइजर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्रों पर वितरण होने वाले टेक होम राशन की जानकारी ली है। ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरण होने वाली सामग्री की गुणवत्ता ठीक नहीं है और सामान में घटतोली की शिकायतें मिल रही हैं। साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि शासनादेश के अनुसार कार्यकर्ताओं को किसी दुकान या समूह से सामान लेने के बाद नहीं किया जा सकता। वह अपने नजदीकी दुकान से सामान खरीद सकती हैं, लेकिन इस सामान की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। वहीं केंद्रों पर वितरण होने वाली सामग्री की गुणवत्ता को क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के द्वारा चेक किया जाएगा। ऐसा ना हो कि कहीं से भी उठाना है वाला मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि इतना कहने पर भी THR बांटने से पूर्व की बैठक है, उनको जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि THR वितरण के समय मात्रा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें। पात्र लाभार्थियों तक सही मात्रा और सही गुणवत्ता का राशन पहुंचना चाहिए। हमारे खटीमा ब्लॉक में 301 आंगनबाड़ी सेंटर हैं। उनको लेके जो हमारे ब्लॉक में जैसे बच्चों के लिए जो सरकार से माल आ रहा है वो काफ़ी घटिया आ रहा है, तो उनको लेके मैंने आज एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में हम लोगों ने ये तय करा है कि जो भी माल आप कहीं से भी ले रहे हैं उस माल का मानक पूरा होना चाहिए, क्वालिटी उसकी ठीक होनी चाहिए।
आज जिले भर से नैनीताल पहुंचे आशा कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कोविड-19 के दौरान आशाओं को उचित सुविधाएं न देने और शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना मानदेय के उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन में भी सारे काम आशाओं से करवाए, लेकिन बावजूद इसके आशाओं को जो पारिश्रमिक 20,000 को जो घोषणा सरकार ने की थी वह समय पर नहीं मिल रहा है। आशाओं पर काम का बोझ भी बढ़ा दिया गया, लेकिन सरकार काम की मेहनताना देने की समय मुंह मोड़ रही है। केवल एक चुनौती है, वो है भाजपा। कांग्रेस को कभी भी हम चुनौती या उसके रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके के 5 साल में भाजपा ने यहाँ पर कुशासन किया है उसको उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है और उसको केवल एक ही पार्टी हटा सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके की राजनीति पूरे देश में विभाजन की राजनीति की है उसको रोका जाना चाहिए। और खासकर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो डमी मुख्यमंत्री ज़्यादा कह सकते हैं आप उनको। उनका कुछ अपना विज़न नहीं है, कोई सोच नहीं है। काशीपुर एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ कुंडेश्वरी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर छापेमारी करी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करते हुए खेत की नपाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, कुंडेश्वरी क्षेत्र में अवैध खनन की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।